क्राइम और कानपुर का संगतिकरण जो है ये बरसों से चला आ रहा है। जब हमारा कानपुर शहर मीलों का मैनचेस्टर कहा जाता था, तब भी अपराध होते थे इस शहर के अंदर, लेकिन थोड़ी श्रेणी ऊंची थी। तब जो अपराधी होते थे वो लोगों के गोली मार देते थे, हत्याएं कर देते थे, लूट कर लेते थे। लेकिन जब सवाल किसी महिला की इज्जत और संस्कारों का आता था तो उन अपराधियों में भी ये देखने को मिलता था कि तमाम ऐसी घटनाएं थीं जिसमें किसी की बहन सड़क से जा रही है, किसी इंसान ने उस पर गलत नज़र उठाई तो साथ में खड़ा एक लड़का उसका विरोध कर रहा है, उस विरोध में झगड़ा इस हद तक पहुंच गया कि हत्या हो गई और वो जेल चला गया। तब ये कंडीशन थी। लेकिन मौजूदा हालात जो हमारे कानपुर शहर के बन चुके हैं, अब अपराध भी बड़ी निम्न स्तर का होने लग गया है। निम्न स्तर का मतलब आज के समय में वो वजूद, वो सोच, वो मानसिकता ही खत्म हो गई है जो कभी महिलाओं के लिए हुआ करती थी। आज क्या है, अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ किसी वाहन से गुजर रही है तो खड़े हुए सड़क के किनारे व्यक्ति की सोच केवल इसी हद तक जाकर रुक जाती है कि वो हो सकता है उस लड़की का कुछ उसके साथ रिश्ता हो। आप समझ सकते हैं, बाकी ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो रिश्ता भाई बहन का भी तो हो सकता है, वो रिश्ता चाचा भतीजी का भी तो हो सकता है। केवल एक ही रिश्ता लोगों की मानसिकता और लोगों के दिमाग में घूमा करता है। इस तरह की बातें आज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज मैं जिस प्रकरण को लेकर यहां मौजूद हूं, ये घटना सचेंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिलीपपुर गांव की है। 5 मार्च की घटना है, जहां एक पाल परिवार की हमारी बहन शौच के लिए बाहर जाती है और उसके साथ में कुकृत्य हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था मेरी एक खबर में, जब मैंने पूरी आप बीती उनके परिवार की सुनाई थी, लेकिन मेरी आत्मा तब भी भरी नहीं थी क्योंकि उस बहन से मैं स्वयं रूबरू नहीं हुआ था, मिला नहीं था। आज ईश्वर की दया से मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं स्वयं उसकी आवाज में ही उसकी आप बीती सुनना चाहता हूं और आप सबको भी मैं सुनाऊंगा। आज हमारे साथ वो बहन मौजूद है, आइए हम आप सबसे उसको रूबरू कराते हैं। वो अपनी घटना, अपने साथ गुजरे हुए वक्त को, जो ये अतीत है उसका, जो गुजर चुका है, हम तो यही कहेंगे। लेकिन प्रशासन इस प्रकरण को दबाए हुए है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है, आरोपी घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक निर्भया दिल्ली में जिसके साथ गलत हुआ तो हमारे देश ने एकजुटता दिखाई, लेकिन ये हमारी बहन है, इसको भी हम निर्भया ही कहेंगे क्योंकि ये निर्भय थी, इसलिए आज जो है जीवित बैठी हुई है। भय में होती तो हो सकता है आत्महत्या कर लेती, कुछ भी कर लेती। आइए आपकी आज मैं बात कराता हूं अपनी बहन से, वो अपने विचार इस प्रकरण पर किस प्रकार से रखना चाहती हैं। हाँ बहन, आपका परिचय जानना चाहती हैं। मेरा नाम अनुपम पाल है। मेरे साथ जो घटना हुई है, देखिए इत्मीनान से बोलिए। पहली बात तो ये इत्मीनान से, हमने आपका एक और भी बाइट देखा था। आप जो इतना ज्यादा टेंशन और डिप्रेशन में आ जाती हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। एक पत्रकार की जगह आप एक भाई की दृष्टि से हमें देखिए। आपके इंसाफ के लिए ये भाई जी जान लगा देगा, लड़ेगा, समाज के जिस स्तर पर जाना होगा जाएगा। लेकिन आपको एक बहन का रोल अदा करते हुए पूरी आप बीती साफ सुथरी भाषा में बताइए, आप सुनाइए। ये IBN टुडे न्यूज है, जो कोई नहीं कर पाया वो हमने करके दिखाया है इस शहर के अंदर। आप बताइए निसंकोच, बिना किसी डर के आप बताइए। ये हमारी जिम्मेदारी है। यहां मेरा स्वाभिमान, मेरा मान सम्मान लगा हुआ है। शिवांक अग्निहोत्री के नाम से जाना जाता हूं इस शहर के अंदर। बताइए आप। ये 5 मार्च की घटना है जी। मेरे यहाँ शौचालय नहीं है जी। तो इसलिए मैं शौचालय बाहर खेत में गई थी। जी। टाइम शाम को 7:30 बजे 5 मार्च को मैं खेत में गई अकेली। मेरी मम्मी नहीं थी, मम्मी मेरी माँ नानी के यहाँ गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, तो मम्मी नहीं थी। मेरी छोटी बहन जो है वो घर में थी। पापा को कैंसर है तो उनको दवा देने के लिए तो वो नहीं गई। वो कह रही दीदी आप चली जाओ, और अभी
पापा को दवा दे रही हूँ, तो मैं चली गई, अकेले ही गई थी। मैं गई थी खेत में, तो सोच करके मतलब वापस आ रही थी रास्ते में, तब ये 7 लोग आ रहे थे मेरे सामने से। तो मैंने इनका चेहरा नहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि 7 में से किसी को आप पहचानती हैं? मैं सभी लोगों को जानती हूँ। बताइए क्या नाम था उनका? सुबोध वाजपेयी, सचिन वाजपेयी, गौरव वाजपेयी, और ये अभिषेक पांडे, ये बबलू पांडे और बउआ तिवारी और पुल्लन वाजपेयी, ये 7 लोग थे। तो ये लोग आ रहे थे आगे, ये सुबोध वाजपेयी चल रहा था। तो मैंने सोचा मैं साइड में हो जाती हूँ, ये लोग निकल जाएंगे। तो जैसे मैं साइड में खड़ी हो गई, ये 7 आ रहे थे मेरे सामने से। ये इन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मेरा ये सुबोध वाजपेयी मेरा गला ऐसे गला पकड़ लिया बहुत तेज से। इन सभी दरिंदों ने मेरे इतने घसीटते हुए मुझे पकड़ कर खेत में बीच और खेत की इधर आ गई थी साइड में, लेकिन ये अंदर मुझे ले गए खेत के उधर। और बस इसके आगे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। समझदार है दुनिया, समझदार हम भी हैं, है ना? बताइए। क्योंकि अब दुनिया मुझे देख रही है तो समझे कि लड़की के साथ जैसे ये होता है ना, उनके भी घर में लड़की हैं, मेरे बारे में इतना बुरा बोल रहे हैं, इनको भी एहसास हो इनके घर में मेरी लड़की के साथ। कौन बोल रहा है? मेरे गांव के बहुत लोग हैं, ये सभी जितने ये वाजपेयी हैं। तो ये तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कलयुग की धारणा है, ठीक है ना? इस धारणा को तोड़ने के लिए ही आप जैसों को मजबूत बनना पड़ेगा, ठीक है? इन लोगों ने फिर खेत में ले गए मुझे। ये सुबोध वाजपेयी ने मेरे साथ बलात्कार किया था। ये जो 6 लोग और थे, 2 लोग ये उधर दूर खड़े थे, ये बबलू पांडे, बउआ तिवारी, ये देख रहे थे कोई इधर आ न पाए। ये 4 जो थे, अभिषेक पांडे, सचिन वाजपेयी, पुल्लन वाजपेयी, गौरव वाजपेयी, ये दो लोग हाथ पकड़े हुए थे, 2 लोग पैर पकड़े हुए थे। मेरे साथ ऐसा जुल्म कर रहे थे, मैं अपनी आंखों से अपने शरीर पर ऐसे ऐसे अत्याचार देख रही थी। मैं इतना रो रही थी इन लोगों के सामने, चिल्ला रही थी, मेरे साथ ऐसा ना करो, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं इतनी मुश्किल से तो कैसे। चलिए खैर कोई नहीं, आपने ये बात बताया। इस पूरे प्रकरण को जब प्रशासन की दृष्टि में डाला गया तो उनकी तरफ से क्या रवैया चल रहा है, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है, वो आप बताइए। 3 महीने हो गए हैं जी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत जगह गई हूँ। उन लोगों ने ये कहा है, नहीं उनके जो पीआरओ थे वो फोन करके बात उनसे करते थे, जो सचेंडी के एसओ हैं, तो वो ये बोल देते थे कि लड़की ने बयान तो अब वो गलत बोल रही है, तो वहीं से मेरी कार्रवाई रुक जाती थी। कोई भी कुछ नहीं करते थे वो लोग। फिर वो जब मैं उनको फ़ोन करती थी, जैसे एसएसपी ऑफिस के पीआरओ से मैंने बात की, तो वो बोलते हैं तुमने बेटा तो गलत बयान तो तुम गलत दे रही हो, जो मुख्य आरोपी था वो तो मर गया। 164 के बयान हुए थे ना, बोले तुम गलत बोल रही हो। तो बस मेरी हिम्मत वहीं से टूट जाती है कि मेरा कुछ नहीं होने, मुझे इंसाफ नहीं। तो उस समय पे उनके दिमाग में क्या ये चीज नहीं है कि इस तरह की घटना घटने के बाद में इंसान का माइंड और जीवन डिप्रेशन में चला जाता है, महीनों के लिए हो सकता है वो अपने सगे परिवार को भूल जाए, कुछ ऐसा कर बैठे जो किसी से देखा ना जाए। ये चीज उनके दिमाग में नहीं आई थी क्या? ये अगर ये उनको दिमाग में आती तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते? मुझे इंसाफ दिलाने के लिए वो आगे आते, अपनी बेटी समझकर ये मेरे साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं कि अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो तो शायद मैं क्या करता। देखिए कोई नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, हमारे भारत में भिन्न भिन्न भांति के सोच के लोग मौजूद हैं, हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना? पुलिस विभाग से ही आईपीएस किरण बेदी भी रही हैं, उनके ऊपर भी आप ज़रा दृष्टि डालिए। ऐसी तमाम किरण बेदियाँ भी हैं जो अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रखेंगी। इसके बाद का जो प्रकरण है वो हमें बताओ। इसके बाद मैं वापस आई घर पर, ये लोग हमें जान से मारना चाहते थे। अच्छा। मैंने इन लोगों के हाथ बहुत
हाथ जोड़ी विनती की। किस तरह से जान से मारना चाहते थे? बिल्कुल जान से गला दबाए थे बहुत तेज। ठीक। ये कुल्लन वाजपेयी जो है, ठीक। ये मेरा मुंह बंद किया था ये। ठीक। अब बाल मेरे इतनी तेज पकड़े हुए थे, ये गौरव वाजपेयी, ये सभी इतना हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मेरा। मैं वो घटना भूल नहीं पा रही हूँ, शायद मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक छोटी सी कहावत से मैं उनकी मानसिकता प्रकट कर देता हूँ इस जगह पे। अब बताइए। फिर इन्होंने मुझे बहुत गाली भी दी और ये बोल रहे थे अगर अपने घर में जाकर बताओगी तो तुम्हारी बहन और माँ के भी साथ ऐसा करेंगे। अच्छा, चलिए कोई नहीं, उन्होंने ये सब बोल लिया, ठीक है, आपने पूरी घटना बता दी। थोड़ा पारिवारिक स्थिति के विषय में बताइए, पारिवारिक स्थिति, इस पूरे घटना का परिवार पर क्या प्रभाव पड़ा है वो आप बताइए। हमारे परिवार तो बिल्कुल हिम्मत टूट गई है। मुझे मेरे पापा को कैंसर, वो हमें देखते हैं तो बस वो रोने लगते हैं। मैं भी उनके सामने कैसे नजरे से नहीं मिला पाती हूँ। मेरे पापा को देखकर ऐसा लगता है आज मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे पापा और उनके 3rd स्टेज पर कैंसर आ गया, बहुत पहले तो कम था, उनके सही होने लगे थे। वो सदमे की वजह से बीमारियां जल्दी बढ़ती हैं, बढ़ गया उनका कैंसर। बस वो इतने कमजोर हो गए, बस ये सोचते हैं मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया है, अब क्या करूँगा मैं अपनी बेटी। मसला ये है ना कि आज भी भारत के अंदर तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो जब उनकी वाइफ जो होती गर्भवती होती तभी अगर कहीं जुगाड़ से हो गया, अल्ट्रासाउंड पता लग गया बेटी है तो कहो पेट में मरवा दें। हो सकता है बाद में जाके कहीं मंदिर के चबूतरे पे या किसी नाले के किनारे फेंक आए। बेटियों को लेके तो हमारी मानसिकता ही बहुत गिरी हुई है। और जो बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा कर देता है वो बहुत बड़ा कलेजा अपना चौड़ा करता है, तब वहां तक पहुंचा पाता है। और तब अगर उसकी बेटी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाए या उसको रोकने का प्रयास किया जाए तो उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी वो हम समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आप हमारी बहन की तरीके हैं, बहन ही हैं, हम तो बहन ही मानते हैं। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं इस कैमरे पे, और आप ही के लिए नहीं, हमारी जितनी भी बहनें इस तरीके की घटनाएं जिनके साथ हुई हैं और जीवित हैं, कहीं ना कहीं दुख में बैठी हुई हैं, तो ये बात आप याद रखिए कि किसी भी कन्या या लड़की की इज्जत नहीं जाती है बलात्कार में। इज्जत हमेशा बलात्कारी की जाती है, ये याद रखो। जिंदगी में जैसे हाथ पैर कट जाते हैं, इंसान अंग भंग हो जाता है, उसी तरीके से ये भी एक अपराध है, एक नुकसान है शारीरिक। इज्जत इंसान के कर्मों से बनती है, इससे इज्जत नहीं बनती है। आप अच्छे कर्म करेंगे, जीवन में लोगों की सहायता करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अच्छी सोच लेके जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये बताइए क्या कभी किसी कानूनन धारा में ये लिखा है कि अगर किसी लड़की के साथ बलात्कार होगा तो वो पढ़ लिख के IAS की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, उसको पास नहीं होने देंगे या उसको नौकरी नहीं देंगे? या जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसको जब सड़क पे चलेगी तो उसके पैर काट देंगे? नहीं। तो आप लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं कि समाज की मुख्य धारा से आप हट चुके हैं? ना, मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उस काबिल खुद को बनाना पड़ेगा कि जो हमारे साथ में हुआ है वो किसी और के साथ में ना हो। ये मैं अपनी सभी बहनों को ये बताना चाहता हूं, इस बात को आप अपनी मानसिकता में बैठा लीजिए बिल्कुल, कि बलात्कार होने से लड़की की इज्जत नहीं जाती है, इज्जत हमेशा बलात्कार करने वाले की जाती है। उसने अपने जहन से इंसानियत को मार दिया। और घटनाएं तो ऐसी ऐसी हो रही हैं कि 6 महीने 6 साल की बच्चियां, उनका क्या दोष है, उनके साथ भी हो जाता है। हमारे भारत के संविधान में एक ऐसा कानून बने जिस हम लड़कियों को, भारत की बेटियों को अधिकार मिले कि जो दरिंदे ऐसा हम लोगों के साथ करते हैं, इन दरिंदों को तो बीच रास्ते में नंगा करके पूरा एक एक अंग काटा जाए, वो हम लड़कियां खुद करें। चलिए ये आपकी सोच है मेरे हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से हम बताएं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान बनाया था और ऐसे नहीं बनाया था। वो भी दलित परिवार से आते थे। उस जमाने में दलितों पे क्या अत्याचार होते थे दुनिया इसको जानती है, लेकिन दिन रात मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया, इस मुकाम पे पहुंचे कि संविधान लिख डाला। अगर आप ये करना चाहती हैं, हम तो कहते हैं ये काम आप अपने हाथ से क्यों करोगे? तमाम ऐसे देश हैं, सिंगापुर वगैरह, ये सारी चीजें हैं जहां फांसी की सजा है। आयरलैंड इकलौता ऐसा देश है, आपको बताना चाहूंगा, कि वहां बलात्कार करने वाले के शरीर में एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाता है कि वो कुछ करने लायक नहीं बचता है जीवन में फिर, ठीक है ना।
तो आप क्यों ना खुद को पढ़ लिख के उस मुकाम पे पहुंचा दो कि हमारे देश का राष्ट्रपति आपको जो है भारत रत्न दे या कोई बड़ा अवार्ड दे, या ये मौका दे पढ़ने लिखने के बाद में कि कानून मंत्री हो आप या आईएएस पीसीएस की बड़ी रैंक पे हो, जहां आप अपना आर्टिकल लिख के, जो बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं वो अपनी सोच को व्यक्त करते हैं सरकार के सामने, और हो सकता है कभी कभी उनकी सोच पे ये जो धारा 350A 35 ए और 370 हटाई गई, ये भी किसी बड़े आदमी की सोच थी, सरकार ने उनकी सोच को समझा और हटा के फेंक दिया। तो क्यों ना आपकी सोच को भी समझा जाएगा और बलात्कार के लिए एक कड़ा कानून बना दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको डिप्रेशन से बाहर आके पढ़ लिख कर मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सोच हटा दीजिए आप। बलात्कार घटना गलत है, हम मानते हैं, दुख होता है, लेकिन इज्जत आपकी नहीं गई है, इज्जत उनकी गई है जिन्होंने किया है, ठीक है। आपका काम है दिन रात मेहनत करके खुद को इस काबिल बना के कुछ ऐसा कर देना कि जो आप पे गुजरी वो किसी और पे ना गुजरे, ठीक है। मेरी इन बातों से आप कितना प्रभावित हैं, आप जरा उसके विषय में भी हमें थोड़ा बता दीजिए, ताकि हमें ये लगे कि आप अगर प्रभावित है तो जो और सुनेंगी हमारी बहनें वो भी प्रभावित होंगी। जी बताइए। मैं तो ये घटना भूल नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग में एकदम बस वही गूंजता रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। देखिए एक चीज बताएं, याद हमेशा सत्कर्मों को रखा जाता है, दुष्कर्मों को नहीं। ये दुष्कर्म है, इसको भूला ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छे काम याद किए जाते हैं, ठीक है, अच्छे काम हमेशा याद किए जाते हैं, ये याद रखिए। जीवन में अच्छे काम करिए, उनको याद रखिए। एक घटना थी, जैसे लोग एक्सीडेंट में हाथ पैर कट जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, किसी के गोली मार दी जाती है, लूट और हत्याएं हो जाती हैं, उसी तरीके से ये भी एक क्राइम है, एक अपराध है ना। तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ गलत हुआ है, आपको लड़ना पड़ेगा और आपके आरोपियों को सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, समाज की मुख्य धारा के बीच में खड़े होके बात करनी पड़ेगी। अगर उस जगह आप रोगी, कुछ नहीं हासिल होने वाला मेरी बहन। सैकड़ों मर के चली गई, कुछ नहीं मिला, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन वो सैकड़ों जीवित होती हैं और दिन रात मेहनत कर करके अगर उन्होंने खुद को इस लायक बना लिया होता तो कुछ आज ऐसा हो गया होता कि ये सब बंद हो जाता। दहशत बहुत बड़ी चीज है। अगर दहशत हो जाएगी लोगों के दिमाग में कि ये सब करने के बाद में सीधे मौत की सजा होनी है, कोई नहीं करेगा। वो दहशत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं अपनी मम्मी के बारे में बोलना चाहती हूँ। बताइए आप। मेरी मम्मी ने, जब से मैंने वो संभाला बचपन से, मेरी मम्मी ने इतना संघर्ष किया है। हम 5 लोग हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरी छोटी बहन, फिर तीनों भाई हैं। इतना संघर्ष किया है, इतना संघर्ष किया है। मेरी मम्मी स्कूल में खाना बनाती थी, और इन जो भी वाजपेयी हैं, इन लोगों ने मेरी मम्मी को स्कूल से हटवा दिया। अच्छा। इन लोगों ने मेरे घर में इतना अत्याचार किया है। मैं और ये भी बोलते थे कि अगर अपने घर में मम्मी या किसी से घर जाकर बताओगी घर में, तो तुम्हारे भाई को, मेरा भाई है ना, वो भी तैयारी करता है, बोलते हैं उसको जाता है कोचिंग, उसको रास्ते में पकड़ उसको भी मारेंगे, उसको भी मार देंगे जहाँ से घर में बताओगी। ये सब बोला उन्होंने, ऐसा ही बोला। अब आपको बता दें, जो कुछ भी उन्होंने किया, इसका मुख्य कारण क्या था आप बताएंगे या हम बताएं आपको? इसका मुख्य कारण था आपके घर की आर्थिक स्थिति, ठीक है। पूंजीपति को कोई परेशान नहीं करता है, वो दुनिया को परेशान करता है, और पूंजीपति बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो कोई नजर ना उठा पा रहा होता। तो क्यों ना आप मेहनत करके खुद को इस लायक बना लो कि आपके साथ भी कोई गलत आगे से आपके परिवार में या कोई भी इस तरीके की मानसिकता आपके परिवार को लेकर ऐसी सोच ना बनाए। आज आप ये संकल्प लो IBN टुडे के आगे कि आप दिन रात मेहनत करोगे, खुद को इस लायक बनाओगे कि समाज के अंदर जो ये कुकृत्य होते हैं, इनकी धारणा ही जड़ से खत्म कर दोगे। मैं ये बोल रही हूँ कि मैं जो इतने ये हो रहा है ना, कर्मी, ये इतने बलात्कार, मैं इनको खत्म करना चाहती हूँ हमेशा के। हो जाएगा। मैं ये सोचती हूँ कि मैं शायद मैं आखिरी लड़की बनूं जो मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। आप संकल्प ले लो, ये सब हो जाएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मेरे साथ IBN टुडे न्यूज तो आपका अपना चैनल है, और जितने हमारे मिलने जुलने वाले पत्रकार बंधु हैं वो भी सब आपके साथ खड़े हैं। आप ये संकल्प ले लो
दिन रात मेहनत करो, आगे बढ़ाओ खुद को, और ये वादा करो कि आज के बाद उस घटना को भूल के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे, ज्यादा याद नहीं करोगे उसको। ठीक है, घटना थी, घट गई, हमें नहीं घटना है, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, हम दोनों लोग कोचिंग पढ़ाते थे घर में, ठीक, हम और मेरी बहन दोनों लोग कोचिंग साथ में जाते थे। इन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया, सब इतना। दोनों लोग घर में उसको बोलते, अब मैं कुछ बोल नहीं सकती क्या बोलते हैं ये लोग। मैं घर में कोचिंग पढ़ाती थी, उसको ये बोलते हैं कि इतना गंदा शब्द बोल रहे चलिए हैं। कोई बात नहीं, कोई नहीं, चलिए छोड़िए। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों ने ये सुना कि इस बहन ने कैसे अपनी आप बीती बताई, थोड़ा सा हमारे समाज की एक गलत धारणा ये भी है कि हम लोग इस तरह की घटना घटने के बाद में मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने एक्सीडेंट में एक हाथ कट जाने के बाद भी ओलंपिक में सैकड़ों मेडल जीत डाले, वो भी गोल्ड। क्यों? क्योंकि उनके साथ के लोगों ने उनका मनोबल मजबूत किया, ना कि तोड़ा। मनोबल मजबूत करने से बहुत कुछ होता है, बड़े बड़े दुख और गम खत्म हो जाते हैं। गम की कोई औकात नहीं है खुशी के आगे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं अपनी समस्त बहनों से जो कि इस तरह की घटना से पीड़ित हैं और ये सोचती हैं कि उनका बहुत कुछ चला गया। आपका कुछ नहीं गया, इज्जत कर्मों से मिलती है। कर्म ऐसे करो, मेहनत करके इस काबिल खुद को बनाओ कि समाज आपको इज्जत देगा। ठीक है, इज्जत उनकी लुटती है जो बलात्कार करते हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं गई है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे फिर किसी क्राइम से जुड़े हुए मुद्दे पर IBN टुडे न्यूज के साथ में मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं संवाददाता शिवांक अग्निहोत्री, कैमरामैन संजय के साथ IBN टुडे उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।